22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले होने के बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है और इस बार भी आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के सहयोगी संगठन टीआरएफ ने स्वीकार की। हालांकि जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा तो उस दबाव के अधीन पाकिस्तान के कहने पर टीआरएफ ने अपने आप को विड्रा कर लिया और उसने कहा मेरा अकाउंट हैक हो गया था, इसलिए किसी ने गलत तरीके से ये पोस्ट कर दी। लेकिन हम सब जानते हैं कि इसमें लश्कर ए तैयबा का हाथ है, टीआरएफ का हाथ है और एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। पाकिस्तान यदि इस मामले में भारत के जांच में सहयोग करे और अपने यहाँ आतंकियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए भारत की सहायता करे तो संभवतः तनावपूर्ण स्थितियों का समाधान किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान अपने इस सकारात्मक कदम को उठाने के बजाय वह लगातार भारत के साथ टकरावपूर्ण रवैया अपनाता जा रहा है, चाहे वहाँ के सेना नायक हों और चाहे वहाँ के राजनीति के लोग हों। वे भारत विरोधी बयान लगातार दे रहे हैं और भारत के विरुद्ध उकसावे की कार्यवाही कर रहे हैं, एक इंसाइटमेंट कर रहे हैं जिससे कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक मिलिट्री एंगेजमेंट की ओर बढ़ा जाए। हालांकि भारत ने पहले कूटनीतिक स्तर पर प्रयास किए हैं। सिंधु ट्रीटी, जिसके अंतर्गत सिंधु की 3 सहायक नदियों सिंध, झेलम और चेनाब का पानी पाकिस्तान को जाता है, उस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, स्थगित कर दिया है, जिससे कि पाकिस्तान के विरुद्ध डिप्लोमेटिक लेवल पर भी कदम उठाए जा सकें और उसे घेरा जा सके। सारे आयात निर्यात व्यापार कारोबार सारे बंद हो चुके हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को आइडेंटिफाई करके पाकिस्तान भेजा जा रहा है और दोनों देशों ने अपने अपने एयर स्पेस दोनों देशों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं। तो इस प्रकार एक गतिरोध दोनों देशों के बीच तो उत्पन्न हो ही गया है और कहीं ना कहीं यदि पाकिस्तान भारत की मदद आतंकियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में नहीं करता है तो यह गतिरोध मिलिट्री एंगेजमेंट की ओर बढ़ सकता है। हालांकि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहने वाले देश के लोग हैं। हमेशा भारत ने शांति की स्थापना के लिए प्रयास किया है और भारत ने कभी किसी दूसरे देश पर युद्ध नहीं थोपा है। यद्यपि पाकिस्तान भारत पर पहले 4 बार युद्ध थोप चुका है, चीन भी भारत पर युद्ध थोप चुका है। भारत युद्ध से हमेशा बचने का प्रयास करता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा लग रहा है कि मिलिट्री एंगेजमेंट से बच पाना शायद संभव नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से धमकियां दे रहा है, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन तुर्की, अजरबैजान, मलेशिया, इन सब देशों का, इस्लामिक कंट्री का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, उससे लगता है कि पाकिस्तान इस आतंकी हमले में आतंकियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, बल्कि वह भारत से दो हाथ करना ही चाहता है। अब ऐसी परिस्थिति में यह जानना आवश्यक है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की ग्राउंड रियलिटी है क्या। मैं डॉक्टर आदर्श कुमार आपको यह बताने जा रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच की ग्राउंड रियलिटी क्या है और पाकिस्तान भारत के बीच कहीं नहीं ठहरता। इसके बावजूद भी पाकिस्तान न जाने क्यों, न जाने किस धर्मांधता में और न जाने किस आवेग में भारत के साथ उलझा हुआ है, जबकि वह स्वयं आंतरिक विद्रोहों से ग्रसित है। हम सब जानते हैं भारत विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। 140 करोड़ से अधिक की पॉपुलेशन है भारत की, लगभग पाकिस्तान की पॉपुलेशन 25 करोड़ की है। अगर जीडीपी की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, तो हमारी इकोनॉमी पाकिस्तान की तुलना में लगभग 11 गुना मजबूत है। भारत की वर्तमान समय में इकोनॉमी 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक साइज की बात करें तो वो केवल 374 बिलियन डॉलर के आसपास उसकी इकोनॉमी ठहरती है। यानी हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो पाकिस्तान की तुलना में 11 गुना मजबूत है। हमारा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है हमारी इकोनॉमी का लगभग 1.9% है, पाकिस्तान का डिफेंस एक्सपेंडिचर लगभग 1.6% है उसकी जीडीपी का, लेकिन उसकी जीडीपी का साइज भी तो छोटा है, हमारी जीडीपी का साइज बहुत बड़ा है। और इस लिहाज से यदि देखें तो भारत का डिफेंस एक्सपेंडिचर पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपेंडिचर से भी लगभग 10 गुना बड़ा है। यानी भारत आर्थिक मोर्चों पर पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत है, 10 गुना 12 गुना ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा अगर हम सैनिक मोर्चों की बात करें तो सैनिक मोर्चों पर भी जो सिप्री, स्वीडन की एक एजेंसी है,
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व में 5th लार्जेस्ट कंट्री है जो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को लगातार बढ़ा रहा है। तो भारत का डिफेंस एक्सपेंडिचर वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंट्री के रूप में दर्ज है, यानी पांचवा सबसे बड़ा देश है भारत, जो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को फैला रहा है, अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को लगातार एक्सपेंड कर रहा है। इसके अलावा भारत की जो मिलिट्री साइज है, भारत की मिलिट्री साइज पाकिस्तान की मिलिट्री साइज की तुलना में 3 गुना स्ट्रांग है। ग्लोबल फायर पावर जो इंडेक्स है उसके मुताबिक जो भारत की मिलिट्री पावर है वो पाकिस्तान की मिलिट्री पावर की तुलना में 3 गुना स्ट्रांग है। अब इस 3 गुना स्ट्रांग में कैलकुलेशन बहुत सारे हैं, जैसे हमारी जो नेवी है, हमारे पास लगभग 293 लड़ाकू जहाज हैं, पाकिस्तान के पास केवल 121 जो नेवी वारशिप हैं। हमारे पास 583 लगभग लड़ाकू जहाज हैं, हवाई जहाज हैं, और पाकिस्तान के पास लगभग 328 के आसपास है। हमारे पास 513 है, पाकिस्तान के पास लगभग 328 है। तो अगर हर नंबर, हमारे पास 4000 के आसपास टैंक हैं और पाकिस्तान के पास लगभग 2000 के आसपास टैंक हैं, हमारे पास लगभग 4000 के आसपास तोपें हैं, पाकिस्तान के पास लगभग 2500 के आसपास तोपें हैं। तो इस तरीके से अगर डेटा वाइज भी हम लोग देखें, सैनिकों की संख्या में देखें, तो भारत के पास लगभग 14.5 लाख सैनिक हैं, पाकिस्तान के पास केवल लगभग 6.5 लाख सैनिक हैं। अगर ओवरऑल पर्सनल की बात की जाए तो लगभग 42 लाख संख्या हमारे यहाँ बैठती है, और पाकिस्तान के पास मुश्किल से 12-14 लाख की संख्या बैठती है। तो कुल मिलाकर के यदि, और बाकी अगर छोटे छोटे की फ्रिगेट कितने हैं, डिस्ट्रॉयर कितने हैं, पनडुब्बियाँ कितनी हैं, और इस तरीके से अगर छोटे छोटे लड़ाकू हेलीकॉप्टर कितने हैं, तो अगर इस तरीके से छोटे छोटे इवेंट्स पर हम लोग कंपेयर करें तो इन इवेंट्स में भी, इन स्तरों पर भी भारत के सामने पाकिस्तान की सेना कहीं नहीं ठहरती। और इस तरीके से ओवरऑल जो हमारी इंडियन आर्मी है वो भारत की तुलना में 3 गुना ज़्यादा मजबूत है। हालांकि यहाँ एक सोचने वाली बात और है, ये थोड़ा अलग से हटकर बात है। ये सोचने वाली बात यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की तुलना में लगभग 10.5 गुना, यानी लगभग 11 गुना मजबूत है, लेकिन हमारी सेना केवल लगभग 3 गुना मजबूत है। उसका मेन रीज़न ये रहा कि हमारे जो भी पहली की सरकारें थीं, उन्होंने हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर जितना फोकस करना चाहिए उतना फोकस नहीं किया। देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है कि अब सरकारें इस बात पर फोकस कर रही हैं, अब सरकारें इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि जब तक हमारा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी तगड़ा नहीं होगा, जब तक हमारी आर्मी, हमारे एयरफोर्स, हमारी नेवी, इन सब के पास जो कैपेबिलिटी है, जब तक वो कैपेबिलिटी अच्छी नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से खतरा बना रहेगा। अगर आप एक कल्पना कर रहा हूं कि मान लो जैसे 10 गुना बड़ा डिफेंस एक्सपेंडिचर है हमारा, जाहिर सी बात है, और 10 गुना ज़्यादा मजबूत अर्थव्यवस्था है हमारी, अगर हमारी डिफेंस भी पाकिस्तान की तुलना में 10 गुना मजबूत होती, एक कल्पना करके देखो कि अगर हमारी डिफेंस पाकिस्तान की तुलना में 10 गुना मजबूत होती, तो क्या पाकिस्तान भारत से खौफ नहीं खाता? क्या पाकिस्तान आज जैसी हिमाकत करने का प्रयास कर पाता? संभवतः नहीं, संभवतः नहीं। लेकिन उसे पता है कि अगर 170 परमाणु बम पाकिस्तान के पास है तो भारत के पास बहुत ज़्यादा नहीं है, 180 ही है परमाणु बम। उसे पता है कि अगर पाकिस्तान के पास 328 लड़ाकू जहाज हैं, हवाई जहाज हैं, जिसमें से चीन से उसने अभी नए नए लड़ाकू जहाज लिए हैं, JS-10 करके, और JF-17, पाकिस्तान से नए उसने लड़ाकू जहाज लिए हैं, तो भारत के पास 513, यानी दुगने भी नहीं है। हमारे पास पाकिस्तान की तुलना में दुगने भी लड़ाकू जहाज नहीं है। तो चूंकि जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसमें हमें कोई रणनीतिक बढ़त हासिल नहीं है इन साजो सामान में, इसलिए पाकिस्तान के अंदर भारत का खौफ नहीं है। इसलिए भविष्य के नीति निर्माताओं को इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें अपना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इतना तगड़ा बनाना होगा जिससे कि हमारे आसपास के देशों में हमारा एक खौफ भी रहे, क्योंकि ये यकीनन चीन
बांग्लादेश और पाकिस्तान, अगर इन तीनों देशों में भारत का खौफ नहीं रहेगा तो भारत के साथ अच्छे संबंध भी नहीं रहेंगे। तुलसीदास जी ने लिखा है, भय बिनु होय न प्रीत। इन तीन देशों के लिए यही बात व्यावहारिक धरातल पर लागू होती है, क्योंकि कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र में कि विदेश नीति के संचालन में हमें साम दाम दंड भेद सबका पालन करना पड़ता है। वैसे तो वे एक नैतिक राजा की कल्पना करते हैं कि राजा नैतिक होना चाहिए, लेकिन विदेश नीति के मामले में राजा नैतिक नहीं होना चाहिए, उसे नैतिकता का परित्याग कर देना चाहिए। तब राजा को मैकियावेली बन जाना चाहिए। मैकियावेली कहता था कि राजा को शेर जैसा बहादुर और लोमड़ी जैसा चालाक होना चाहिए। तो यहाँ पर विदेश नीति के संचालन में राजा को, यानी हमारे देश की सरकारों को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को लोमड़ी जैसा चालाक बनना पड़ेगा और साम दाम दंड भेद सारी नीतियों पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि देश को भविष्य के लिए सुरक्षित करना है। और इस सुरक्षा के लिए हमें इसी विदेश नीति पर आगे काम करना होगा और अपने जो हमारा जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है ओवरऑल, उसे हमें जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है उतना ही मजबूत करना पड़ेगा भविष्य में इन तीन देशों से अपने देश को सुरक्षित करने के लिए। फिलहाल पाकिस्तान की बात हो रही थी, तो पाकिस्तान की तुलना में भारत का मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट निसंदेह बहुत मजबूत है और हमने तब भी पाकिस्तान से विजय पाई है जब हमारे पास मिलिट्री ताकत बहुत मजबूत नहीं थी। पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत हमसे कहीं कहीं बेहतर थी, क्योंकि उसने अमेरिका से कभी लड़ाकू जहाज ले लिए, कभी अमेरिका से पैटर्न टैंक ले लिए और उसके बलबूते उसने हम पर हमला कर दिया। लेकिन फिर भी हमारी सेनाओं का मनोबल इतना मजबूत है, भारत का सैन्य मनोबल इतना मजबूत है कि किसी भी तरीके के मिलिट्री इंगेजमेंट में हम पाकिस्तान को नाको चने चबा सकते हैं, इस बात की गारंटी दी जा सकती है। और पहले भी 1971 के वार में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने घुटने टेके हैं, आत्मसमर्पण किया है। इससे बड़ी जलालत पाकिस्तान को नहीं झेलनी पड़ सकती, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसके बाद भी पाकिस्तान ने सबक नहीं लिया, उसे अकल नहीं आई। दोस्ताना संबंध बनाने के बजाय पाकिस्तान अभी भी न जाने किस अकड़ में है, जबकि हालात ये हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे 3 बाहरी शत्रु हैं। पाकिस्तान तो है ही, बांग्लादेश वर्तमान समय में शत्रुवत व्यवहार कर रहा है और चीन के ऊपर हम बहुत अधिक विश्वास नहीं कर सकते कभी भी किसी भी परिस्थिति में। लेकिन पाकिस्तान तो अंदरूनी मोर्चे पर बुरी तरीके से घिरा हुआ है, आंतरिक विद्रोहों से घिरा हुआ है। सिंध प्रांत अपने आप को अलग करना चाहता है। 4 ही प्रांत हैं पाकिस्तान में। सिंध प्रांत अपने आप को अलग करना चाहता है। बलोच अपने आप को बलूचिस्तान के बनाना चाहते हैं। खैबर पख्तूनवा अपने आप को अलग करने पर बल दे रहा है, यानी ले दे करके केवल पाकिस्तान का पंजाब प्रांत पाकिस्तान के रूप में रह जाएगा। तो पाकिस्तान तो स्वयं अपने आंतरिक मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है, आंतरिक विद्रोहों का सामना कर रहा है, लेकिन न जाने क्यों पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार भारत के साथ युद्ध मुद्रा में लगातार बातचीत कर रही है। हमने भी भरपूर तैयारी कर रखी है, लगातार तैयारियां चल रही हैं और इस तैयारी का परिणाम संभवतः युद्ध भी हो सकता है। यद्यपि मैंने पहले भी कहा कि युद्ध किसी समस्या का विकल्प नहीं है, लेकिन अगला यदि युद्ध करने के लिए तत्पर ही हो और कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन की सेनाएं सामने खड़ी हों तो अर्जुन हथियार नहीं डाल सकता। भगवान श्री कृष्ण का संदेश यही है। वर्तमान समय में दुर्योधन ने अपनी सेनाएं खड़ी कर रखी हैं, इसलिए भारत को ऐसा नहीं लगता कि हथियार डालने का विकल्प हमारे पास है या शांति वार्ता का विकल्प हमारे पास है। यद्यपि हमने सारे द्वार शांति वार्ता के हमेशा के लिए ओपन रखे हैं, अब भी ओपन है। यदि पाकिस्तान आतंकियों पर कार्रवाई करे और भारत को आतंकियों पर कार्रवाई करने का अवसर दे तो संभवतः जो मिलिट्री इंगेजमेंट की कठोर संभावनाएं बन रही हैं इनको टाला जा सकता है। हाँ, जहां तक मिलिट्री इंगेजमेंट में मजबूती की बात है, पाकिस्तान भारत के सामने, हमने जो सैनिक उपकरणों की बात की उसमें हमारे पास बढ़त तो है, लेकिन हम उसे बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी भारत की सेनाएं पाकिस्तान की सेनाओं की तुलना में 3 गुना मजबूत है। पाकिस्तान कहता है हमारे पास 170 परमाणु हथियार है, भारत के पास 180 परमाणु हथियार है। ये ठीक है, लेकिन
हमारे पास जो परमाणु हथियारों की क्षमता है वो पाकिस्तान की तुलना में कहीं बहुत ज़्यादा है। हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का अर्थ होता है कि अगर एक बार परमाणु हमला हो गया तो फिर हमारे पास सामर्थ्य होती है रिटेलिएट करने की, हम दोबारा उसी क्षमता के साथ हमला कर सकते हैं। इसको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। पाकिस्तान के पास नहीं है, भारत के पास है। भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड भी है, पाकिस्तान के पास नहीं है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है कि भारत जमीन से, पानी से और हवा से, तीनों जगह से परमाणु हमले करने में सक्षम है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ट्रायड भी नहीं है। पाकिस्तान इस न्यूक्लियर पावर में भारत से कितना कमजोर है आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर भी न जाने किस बात का गुमान है, फिर भी न जाने किस बात का अहंकार है कि भारत से युद्ध की मुद्रा में हमेशा बातचीत कर रहा है। जबकि ठीक है 170 परमाणु बम हैं, लेकिन उसकी जो न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटी है वो भारत की तुलना में कितनी वीक है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बाकी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता इस समय, क्योंकि उसकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो चोरी की कैपेबिलिटी है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। लेकिन हमारी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो हमारे रिसर्चर्स पर बेस्ड है, हमारी स्वदेशी तकनीकों पर बेस्ड है। विदेश का भी सहायता है, लेकिन हमारी स्वदेशी तकनीकों पर बेस्ड है, हमारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान की तरीके से चुराई हुई तकनीकों के आधार पर हमने चोरी करके परमाणु तकनीक पाकिस्तान ने हासिल की है, भारत की स्वदेशी शोध और अनुसंधान पर हासिल है। तो भारत की जो टेक्नोलॉजी है उसके सामने पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी है वो कहीं नहीं ठहरती। इसी तरीके से जो कन्वेंशनल वॉर टेक्निक है हमारी, उस कन्वेंशनल वॉर टेक्निक में भारत कहीं ज़्यादा मजबूत है। अगर लड़ाकू जहाज़ों की बात करें, भले ही हमारे पास 513 है, उनके पास 328 हैं, लेकिन हमारे पास राफेल, सुखोई, मिग-29 जैसे शानदार लड़ाकू जहाज़ हैं जिन्होंने युद्ध के मैदानों में अपनी मारक क्षमता, विजय क्षमता सिद्ध की है, प्रूव किया है उन्होंने अपने आप को। पाकिस्तान के पास जितने हथियार हैं, जितने लड़ाकू जहाज़ हैं, उनकी कभी युद्ध के मैदान में कोई कैपेबिलिटी कभी साबित नहीं हुई। जो चीन से भी उन्होंने ले रखे हैं उनकी भी कैपेबिलिटी कितनी है वो तो सामने पता ही चल जाएगा। लेकिन यकीनन चीन जिस तरीके का दावा करता है उस कैपेबिलिटी पर तो वो खरे नहीं उतरेंगे, क्योंकि जब कोई देश दूसरे देश को अपने हथियार बेचता है तो उसकी जो बहुत प्रीशियस टेक्नोलॉजी होती है, वो जब बहुत विश्वासपूर्ण संबंध होते हैं, जैसे भारत फ्रांस, भारत रूस, भारत इजराइल, जब बहुत विश्वासपूर्ण संबंध होते हैं तभी वो विश्वसनीय टेक्नोलॉजी सौंपी जाती है। पाकिस्तान और चीन के बीच दोस्ताना रिलेशन तो हैं, लेकिन ये हम भी जानते हैं कि चीन पाकिस्तान पर विश्वास नहीं करता। संबंधों को बनाना उसकी मजबूरी है, क्योंकि चीन को ग्वादर चाहिए और चीन को बलूचिस्तान के खनिज दिख रहे हैं। इसलिए ये दोस्ती केवल और केवल लालचवश है, चीन की महत्वाकांक्षावश है, इस दोस्ती में विश्वास नहीं है। इसलिए क्या आपको लगता है कि चीन ने जो आधुनिक फाइटर के नाम पर JF-17, JS-10 जैसे फाइटर पाकिस्तान को सौंपे हैं तो उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी सौंपी होगी? शायद नहीं। हालांकि ये युद्ध के मैदान में स्पष्ट रूप से इस बात का खुलासा हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विभिन्न देशों के बीच स्थापित होती रही है, मैं उस आधार पर इसको कंक्लूड करने का प्रयास कर रहा था। इसके अतिरिक्त यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना जन्म ले, अभी तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि युद्ध ना हो, एक लिमिटेड स्ट्राइक हो हमारी पाकिस्तान पर और वो कन्वेंशनल वॉर का रूप ना ले, क्योंकि युद्ध विनाशकारी होता है और मानवता के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन फिर भी चूंकि संभावनाएं निरंतर बिगड़ रही हैं, पाकिस्तान मैं ये नहीं कहूँगा कि सरेंडर मोड में आए, लेकिन पाकिस्तान कोऑपरेटिव मोड में भी आ जाए तो हम छोटा भाई मान के क्षमा कर देते हैं। लेकिन वो कोऑपरेटिव मोड में भी नहीं आ रहा है तो मिलिट्री इंगेजमेंट की संभावना तो बढ़ रही ही है लगातार। और अगर ऐसी संभावना बढ़ जाती है तो एक कन्वेंशनल वॉर में जो युद्ध का एक दिन का औसतन खर्च आता है वो लगभग $25 करोड़ का खर्च आता है एक दिन में। जो कन्वेंशनल वॉर में पूर्ण युद्ध, जिसे पूर्ण युद्ध कहते हैं, लगभग $25 करोड़ का खर्च आता है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा एक औसतन अमाउंट है। पाकिस्तान के पास जो उसका
वर्तमान स्वदेशी मुद्रा भंडार है वो मुश्किल से $15 बिलियन बचा हुआ है, मुश्किल से $15 बिलियन बचा हुआ है। भारत का जो वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार जो है, पाकिस्तान के पास $15 बिलियन के आसपास है। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगभग $700 बिलियन है, $674 बिलियन, यानी लगभग $700 बिलियन। पाकिस्तान का केवल $15 बिलियन, भारत का लगभग $700 बिलियन। इकोनॉमी की तुलना हम पहले कर चुके हैं, डेटा को मैं रिपीट नहीं करना चाहता। ऐसे परिवेश में पाकिस्तान के पास आर्थिक मजबूती है ही नहीं कि वो भारत के साथ युद्ध लड़ सके। अगर वो कन्वेंशनल वार में आता भी है तो एक हफ्ते से ज्यादा उसकी अर्थव्यवस्था उसे युद्ध लड़ने के लिए सपोर्ट नहीं करती। पहले ही महंगाई पाकिस्तान में, लगभग महंगाई की दर 23% है, 23% है इस समय पाकिस्तान में महंगाई की दर, यानी जनता त्राहि त्राहि कर रही है। और भारत में जो महंगाई की दर है वो अंडर कंट्रोल है, 4% के आसपास ही रही है। तो 6 गुना ज्यादा है पाकिस्तान में महंगाई की दर वैसे भी, यानी जनता पहले से ही त्रस्त है। वहां पर जो फॉरेन रिजर्व है वो बेहद कम है पाकिस्तान में। हमारा फॉरेन रिजर्व तुलना कर लीजिए, $700 बिलियन भारत का, और पाकिस्तान के पास केवल $15 बिलियन का फॉरेन रिजर्व। कैसे युद्ध करेगा पाकिस्तान? बमुश्किल एक हफ्ते से ज्यादा युद्ध में वो अपने आप को इंगेज नहीं रख सकता। मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूं जब हमारा रिटेलिएशन हल्का होगा तब, जब भारत हल्के तरीके से पुचकार पुचकार करके मारेगा तब, और जब धुआंधार तरीके से धुनाई करेगा तो फिर 4 दिन से ज्यादा लड़ने की ताकत पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान ने विगत वर्षों में जो पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उसने खूब गोला बारूद बनाए, और उसने यूक्रेन में गोला बारूद भेज करके खूब पैसे कमाए। लेकिन हालत यह है कि अब पाकिस्तान के बाद खुद गोला बारूद की कमी हो चुकी है। युद्ध की किसी भी कंडीशन में पाकिस्तान के पास 4 दिन से अधिक के गोला बारूद नहीं है लड़ाई के लिए। अगर युद्ध हो जाए तो पाकिस्तान के पास केवल और केवल 4 दिन तक के लिए ही गोला बारूद की संभावनाएं मौजूद हैं, इससे ज्यादा नहीं। यदि इसे कोई एक्सटर्नल सपोर्ट भी मिल जाए, यदि पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज उत्पादन करना भी शुरू कर दें, क्योंकि युद्ध होगा तो उत्पादन की संभावना भी तेजी से बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे परिवेश में भी पाकिस्तान 7 दिनों से अधिक युद्ध लड़ने की सामर्थ्य नहीं रखता। पाकिस्तान के पास भारत से 7 दिनों से अधिक युद्ध लड़ने की सामर्थ्य नहीं है, आर्थिक और सैन्य दोनों मोर्चों को मिलाकर। वैसे तो ऑन एन एवरेज 4 दिन भारत से पाकिस्तान लड़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। कन्वेंशनल वार में भयंकर युद्ध की यदि शुरुआत हो जाए, वैसे हम युद्ध टालना चाहते हैं, युद्ध अच्छा विकल्प नहीं है। मिलिट्री इंगेजमेंट लिमिटेड लेवल पर हो तो ठीक है, जहां तक आतंकियों के विरुद्ध कार्यवाही होनी है वहां तक हो तो अच्छी बात है। लेकिन भविष्य की संभावनाएं भविष्य के गर्त में है, कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। हमें अनुमान भी नहीं था कि सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था और पहलगाम में इस तरीके के नृशंस नरसंहार होगा। हमने कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इस नृशंस नरसंहार ने जन्म भी लिया, और इसके बावजूद पाकिस्तान ने भारत के जले पर नमक छिड़कने का कार्य भी किया। नतीजा ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की यदि बात करें तो पाकिस्तान को जिन देशों से समर्थन मिला है वो तुर्की है, क्योंकि तुर्की इस्लामी जगत का एक नया रहनुमा बनाने की कोशिश में है अपने आप को, कि हम इस्लामी जगत का एक नया रहनुमा बनकर उभरें। तो तुर्की इस ख्वाहिश में आगे बढ़ रहा है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसकी ख्वाहिश जल्दी पूरी होने वाली है। फिलहाल पाकिस्तान तुर्की की इस ख्वाहिश को सपोर्ट करता आया है, इसलिए तुर्की उसका मददगार बनकर उभरा है। बाकी अजरबैजान, मलेशिया जैसे देश पाकिस्तान के समर्थन में उतरे हैं। इसके अतिरिक्त पूरा विश्व भारत के समर्थन में है। चीन का स्टैंड बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि चीन शायद न्यूट्रल रहेगा या परोक्ष तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है हथियार गोला बारूद की सप्लाई में, क्योंकि स्ट्रेटेजिक रिलेशन है दोनों के बीच। लेकिन खुलकर चीन के आने की संभावना नहीं है। हाँ, बांग्लादेश के मोर्चे पर थोड़ी अस्थिरता नजर आ रही है,
क्योंकि जो बांग्लादेश का वर्तमान प्रधानमंत्री सलाहकार के रूप में काम कर रहा है, यूनुस यूनिस बेहद अस्थिर मस्तिष्क का व्यक्ति है। तो ऐसे समय पर वैसे तो नोबेल पुरस्कार विजेता है, लेकिन ऐसे लोगों को भी, ऐसे अस्थिर मस्तिष्क वाले लोगों को भी नोबेल पुरस्कार मिलता है, ये अब पता चला कि उसकी गुणवत्ता क्या है। तो फिलहाल यूनुस जिस तरीके की बयानबाजी करते रहे हैं, उनके अधिकारी जिस तरीके से बयानबाजी करते रहे हैं नॉर्थ ईस्ट को लेकर के, भारत के चिकन नेक को लेकर के, बांग्लादेश के सीमाओं के प्रति भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि बांग्लादेश हमसे 1-2 दिन भी युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं रखता, लेकिन हम बांग्लादेश को युद्ध में किसी भी तरीके से इंगेज भी नहीं करना चाहते, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहद अच्छे चल रहे थे, बहुत अच्छे चल रहे थे। केवल तख्ता पलटने और धर्मांध लोगों के सत्ता में आने की वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक रिश्ते खराब हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच कूटनीतिक रिश्ते फिर से बेहतर होंगे और युद्ध के लिए बांग्लादेश कोई नया मोर्चा ओपन नहीं करेगा, यह उसके भविष्य के लिए भी बेहतर होगा। तो इंगेजमेंट में, कहीं भी मिलिट्री इंगेजमेंट होता है तो भारत के लिए भी चुनौतियां हैं, क्योंकि केवल पाकिस्तान हमारे लिए चुनौती नहीं है। वर्तमान समय में भारत के लिए पाकिस्तान के अतिरिक्त भी चुनौतियां जन्म ले सकती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारी सेनाएं किसी भी तरीके की चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर हैं। अगर कहीं भी, चाहे पूर्वी स्तर पर यानी बांग्लादेश की ओर से या पाकिस्तान की ओर से, किसी भी ओर से किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना होता है, तो हमारी सेनाओं के पास वो कैपेबिलिटी है कि उन्हें पता है कि इनको किस डिग्री का टॉर्चर करने की ज़रूरत है, इनको किस डिग्री के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और उस डिग्री के ट्रीटमेंट से हम इनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो हमें पाकिस्तान को भी न्यूट्रलाइज करना आता है और हमें बांग्लादेश को भी न्यूट्रलाइज करना आता है। फिलहाल कोशिश यही करेंगे कि यह युद्ध की विभीषिका का रूप न ले। तो प्रार्थना यही है कि यह युद्ध की विभीषिका का रूप न ले, लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान को कठोर मैसेज मिलना भी जरूरी है और आतंकियों का सफाया होना भी जरूरी है। इसलिए भारत को स्ट्रांगली रिटेलिएट करना भी जरूरी है। और निसंदेह भारत के इस कदम के साथ हम सभी भारतवासी, हम सभी भारतीय नागरिक सरकार के साथ हैं, हम अपनी सेनाओं के साथ हैं। हमारी सेनाओं ने पूर्व में जिस प्रकार की शूरवीरता का परिचय दिया है वह विश्व में अतुलनीय है। दूसरे देश के सैनिक हथियारों से युद्ध लड़ते हैं, हमारे देश के सैनिक मनोबल से युद्ध लड़ते हैं। नेपोलियन कहता था कि युद्ध लड़ने के लिए 75% कंट्रीब्यूशन मोरल का होता है, और विश्व में यदि सबसे ऊंचा मोरल किसी आर्मी का है तो वह है भारत की सेना। भारत माता की जय बोलते हुए हमारे भारत के सच्चे सपूत किसी भी देश को नेस्तनाबूद करने की पूरी ताकत रखते हैं। और निसंदेह हमारी सेना की क्षमता पर किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो यदि किसी भी तरीके का मिलिट्री इंगेजमेंट होता है तो इसमें कोई संशय ही नहीं है कि निर्णय भारत के पक्ष में होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा मिनिमम लॉस हो। और जो हमारा टारगेट है कि हम आतंकियों पर कड़ा प्रहार कर सकें और आतंकियों को संरक्षण देने वाले लोगों को एक कड़ा मैसेज दे सकें, तो हम कम से कम नुकसान उठाते हुए ये मैसेज दे पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।